Hello everyone, welcome to my channel. Now in this lecture we will discuss the important questions of SET 2019. तो जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके अलावा 60 डे चैलेंज की वीडियोस भी आप देख सकते हो, वो काफी यूजफुल होगा आपका अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो या CSIR नेट की, IIT जैम की या सेट की। तो इन सारी एग्जाम्स में आपको 60 डे चैलेंज की जो वीडियोस है वो काफी यूजफुल होंगे। वहां पे आपको रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा और अप्लाइड के काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप 60 डे चैलेंज में आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट में जाके 60 डे चैलेंज में आपको मोर देन 54 वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, जहां पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि लेट x एंड y बी अ बाउंडेड सबसेट ऑफ R, यानी कि R के बाउंडेड सबसेट दी हुई है एंड Z को डिफाइन किया है x यूनियन y। और फर्स्ट ऑप्शन ये है कि क्या जो Z को डिफाइन किया है द यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सबसेट, क्या वो बाउंडेड होगा, या फिर अगर हम Z का सुप्रीमम फाइंड करें, अरे Z नीड नॉट बी ए बाउंडेड, कि हो सकता है Z बाउंडेड ना हो। सेकेंड ये कह रहा है कि अगर हम उस Z का सुप्रीमम फाइंड करेंगे तो वो मैक्सिमम होगा, सुप्रीमम ऑफ x और सुप्रीमम ऑफ y। सी में ये कह रहा है कि Z नीड नॉट हैव अ सुप्रीमम, कि Z के पास पॉसिबल है कि सुप्रीमम नहीं होगी। और डी ऑप्शन कह रहा है कि Z हैज अ मैक्सिमम। तो देखो पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले वो डिस्कस करते हैं। हमें कहा है कि x और y ये दो सबसेट है R के, एंड x और y दोनों कैसे बाउंडेड है, मीन्स x भी बाउंडेड सबसेट है और b भी बाउंडेड सबसेट है R का। ये हमारे पास दो बाउंडेड सबसेट हो गए, मीन्स x एंड y आर टू बाउंडेड सबसेट ऑफ R। अब बाउंडेड है इसका मतलब क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट M1, देयर एग्जिस्ट M2 सच दैट कि जो मॉड x है वो लेस देन M1 होगा और मॉड y इज लेस देन M2। मीन्स x की जो वैल्यू है किसी एक नंबर से स्मॉल होगी, यानी कि सेट के पास जितने भी एलिमेंट हैं, या फिर ऐसे ही कह सकते हैं फॉर एवरी x इज लेस देन M1 और x बिलोंग्स टू x, या फिर फॉर एवरी y इज लेस देन M2। अरे सॉरी, सही है क्योंकि बाउंडेड है ना, यहां पे मैक्सिमम नहीं बोला, सिंपल बाउंडेड बोला है। तो मॉड x इज लेस देन M1 एंड मॉड y इज लेस देन M2। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें बस डिफाइन किया है Z इज इक्वल टू x यूनियन y। अब x यूनियन y डिफाइन किया है, तो अगर हम मैक्सिमम सपोज कर ले, एक मैं m डिफाइन कर दूं, m इज इक्वल टू मैक्सिमम या फिर सुप्रीमम ऑफ M1 एंड M2, तो देयरफॉर जो मॉड Z होगी वो लेस देन आ जाएगा हमारा M से, वेयर M इज अ सुप्रीमम ऑफ M1 एंड M2। तो या फिर क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि जो ये M की वैल्यू है, हमने M क्या डिफाइन किया, ये सुप्रीमम है हमारा M1 और M2, या फिर सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम होगा M1 एंड M2 का। व्हाट इज M1? M जो है ये हमारा बाउंडेड है, यानी कि इसे हम सुप्रीमम कह सकते हैं, या फिर ये हमारी एक ऐसी वैल्यू है कि जो x की जो भी वैल्यू होगी इससे लेस देन होगी, मॉड। ऐसे सिमिलरली जो मॉड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन M2 हो जाएगी। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि Z नीड नॉट बी अ बाउंडेड, तो क्लियरली यहाँ पे M जो है वो बाउंडेड सबसेट है, यानी कि जो ये ऑप्शन कह रहा है कि Z नीड नॉट बी अ बाउंडेड, ये तो हमारा सिंपल रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स ए ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। बी ऑप्शन कह रहा है कि अगर हम सुप्रीमम निकालेंगे Z का तो वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी सुप्रीमम ऑफ x। तो ये तो सिंपल रिजल्ट ही है, इसमें कुछ नहीं करना है कि अगर सपोज A यूनियन B का हमें सुप्रीमम निकालना है तो हम मैक्सिमम ले सकते हैं सुप्रीमम ऑफ A और सुप्रीमम ऑफ B। तो देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ Z इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ x एंड सुप्रीमम ऑफ y। मतलब x के सुप्रीमम और y के सुप्रीमम में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ Z। यानी कि बी ऑप्शन तो ऑलरेडी करेक्ट है। बाकी
सी ऑप्शन कह रहा है कि जेड नीड नॉट हैव अ सुप्रीमम, कि जेड के पास सुप्रीमम नहीं होगी। बट मैं कह रहा हूं कि जेड अगर बाउंडेड है, आर का कोई भी सबसेट हो तो उसके पास बाउंडेड, उसके पास सुप्रीमम भी होता है, इंफीमम भी होता है, तो देयरफॉर जेड हैव अ सुप्रीमम। अब पूछ रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर ओपन सेट होगा तो हो सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसके अंदर कंटेन ना करे, क्योंकि मैक्सिमम हम तब कहते हैं जब उसकी जो उसकी सुप्रीमम वैल्यू है वो उसके अंदर कंटेन करनी चाहिए, तब हम कहते हैं वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। बट अगर सुप्रीमम कंटेन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं होगा। तो जेड के पास मैक्सिमम हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स को ले लू 0 1 और सपोज वाई को ले लू 1 2, क्लियरली ये भी बाउंडेड है, ये भी सिंपल बाउंडेड है, और m को हम क्या ले सकते हैं, इसकी जो भी वैल्यू है किसके बीच में आ रही है, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 है। तो अगर मैं इसका सुप्रीमम बोलू तो 1 और y का सुप्रीमम बोलू तो 2, अगर मैं x यूनियन y ले लूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 यूनियन और 1 2, तो जो सुप्रीमम वैल्यू है इसकी कितनी आ जाएगी 2। बट क्लियरली यहाँ पे 2 ये इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, यानी कि z की जो मैक्सिमम वैल्यू है 2 वो सेट के अंदर नहीं है। सो देयरफॉर x यूनियन y, यानी कि z के पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही है। देयरफॉर z हैज नॉट अ मैक्सिमम, तो देयरफॉर जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बट ये क्लोज सेट होता तो होता है, बट क्या इसके पास सुप्रीमम है? हाँ, तो इसके पास इनफीमम भी है और सुप्रीमम भी है। सुप्रीमम कितना आ रहा है 2, तो z के पास सुप्रीमम होगा, बट बीसी ऑप्शन में कह रहा है कि z नीड नॉट हैव सुप्रीमम। लेकिन अगर बाउंडेड सबसेट है x और y, अगर दोनों बाउंडेड है तो यूनियन भी बाउंडेड होगा, और उसका बाउंडेड में जो सुप्रीमम की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम x एंड सुप्रीमम y, उसी तरीके से जो इनफीमम होगा वो मिनिमम ऑफ इनफीमम ऑफ x एंड इनफीमम ऑफ y होगा। तो ये जो क्वेश्चन था बाउंडेड और सुप्रीमम पे रिलेटेड, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जिसमें ऑप्शन नंबर कि जेड कह रहा है कि नीड नॉट बी अ बाउंडेड, तो रॉन्ग, क्योंकि जेड बाउंडेड है। सेकेंड में कह रहा है कि ये तो रिजल्ट है कि सुप्रीमम ऑफ जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ एक्स सुप्रीमम ऑफ वाई। थर्ड में कह रहा है कि जेड नीड नॉट हैव अ सुप्रीमम, कि जेड के पास सुप्रीमम नहीं होगा। अगर बाउंडेड सबसेट आर का तो क्लियरली उसके पास बाउंडेड होंगे, बट ये नॉट बोल रहा है तो रॉन्ग। कह रहा है कि जेड के पास मैक्सिमम, बट ओपन सेट ले रहा है तो जेड के पास मैक्सिमम नहीं है, तो देयरफॉर ये ऑप्शन भी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि आज का सेकंड, एफ एक फंक्शन है 0 1 से लेके r तक जा रहा है, बी अ कंटिन्यूअस। तो एक पॉइंट तो हमें ये याद रखना है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। सेकेंड, एंड एक इंटीग्रल गिवन है कि 0 to x f इज इक्वल टू x to f 1 है, मतलब एक इंटीग्रल है वो 0 ओवर 0 to x है, एंड एक इंटीग्रल है जो कि ओवर x to 1 है, बट दोनों का फंक्शन f है। हर एक पॉइंट के लिए अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, देन क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होगा, या फंक्शन कांस्टेंट है, या फंक्शन t के इक्वल है, या फिर फंक्शन t स्क्वायर के इक्वल है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को पुट करके चेक कर सकते हैं कि ये ऑप्शन राइट नहीं है। बाकी अगर हम सिंपल यहां पे कुछ थ्योरम्स का यूज करें, या फिर जो रिजल्ट गिवन है उसी का यूज करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या दिया है कि 0 to x f ये इक्वल है x to 1 f फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to 1, और f के बारे में एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया है कि f कैसा है, कंटिन्यूअस। बट इतना काफी है हमें इसे प्रूव करने के लिए। एक काम करते हैं, इसे लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to x f माइनस x to f इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to 1 f और फिर प्लस 1 to x f माइनस x to 1 f इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने ब्रेक कर दिया तो 0 to 1 f और 1 to x f, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इंटीग्रल है 0 to 1 f इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो फंक्शन है वो 0 to 1 पे क्या है, 0 है।
दैट मीन्स, और फंक्शन हमें पहले ऑलरेडी कह दिया है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है और इंटरवल भी कहां से है 0 to 1। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो जीरो फंक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट ये होता है कि अगर सपोज किसी फंक्शन का इंटीग्रल ओवर डोमेन 0 है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन f मस्ट बी 0, यानी कि जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जीरो फंक्शन। और जीरो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, न तो जीरो f जो है वो t के इक्वल है, ना ही f t स्क्वायर के इक्वल है। तो देयरफॉर ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक भी नहीं है, जीरो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक भी नहीं है। तो देयरफॉर सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि दैट इज f इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो देयरफॉर अगर ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि f इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है कि f ऑफ t करो t के इक्वल हो, ये भी रॉन्ग, t स्क्वायर रॉन्ग, यानी कि b हमारा राइट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज f ऑफ x इज डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल 0-1 एज फॉलो, कि f ऑफ x को 0 डिफाइन किया है जब x इरेशनल है, और f ऑफ x को डिफाइन किया 1/q इफ x इज ए रैशनल and x is equal to p by q with pq gcd of pq is equal to 1, then f is। अगर हम ध्यान से देखें ये जो फंक्शन है इसे हम थॉमे फंक्शन या फिर पॉपकॉर्न फंक्शन भी कहते हैं। तो मैं कुछ आपको पॉपकॉर्न फंक्शन की रिजल्ट बता देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो ये फंक्शन है थॉमे फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका रिजल्ट ये है, पहला रिजल्ट, कि जो f है ये कंटिन्यूअस होता है एट एवरी इरेशनल पॉइंट। एंड f इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रैशनल पॉइंट। हम प्रूव कर सकते हैं कि थॉमे फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है कि f इज अ कंटिन्यूअस एट अ इरेशनल पॉइंट और f डिसकंटिन्यूअस होगा। यहां पे हम सीक्वेंशियल कंटिन्यूअस थ्योरम का यूज करके प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हर एक इरेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, जबकि ये डिसकंटिन्यूअस है रैशनल पॉइंट पे। सेकेंड, हमें एक रिजल्ट पता है कि f इज रीमान इंटीग्रेबल इफ, जो अगर उस सेट किसी भी मेजर सेट का, अगर सपोज ए जो सेट है इसका मेजर जीरो हो जाएगा, वेयर ए इज अ सेट ऑफ पॉइंट एट विच f इज डिसकंटिन्यूअस। f इज एट विच f इज अ डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल तब कहा जाता है कि अगर जितने भी पॉइंट हैं अगर सपोज f उन सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, अगर उनका मैं एक कलेक्शन ले लूं, अगर वो उनका मेजर जीरो हो जाए तो f फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। यानी कि अगर जितने भी पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, अगर उनका कलेक्शन लेने के बाद अगर उनका मेजर जीरो है, दैट मीन्स वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। यानी कि डिसकंटिन्यूअस जो पॉइंट है वो एटमोस्ट कितने होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, या फिर मेजर जीरो होने चाहिए। काउंटेबल भी नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिनका काउंटेबल तो है बट उनका मेजर क्या है, अनकाउंटेबल है बट उनका मेजर जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हमारा कैंटस। जो कैंटस सेट है वो अनकाउंटेबल है बट अगर हम उसका मेजर निकालेंगे तो वो जीरो होता है। तो ऐसे अनकाउंटेबल फंक्शन भी है जिनका मेजर जीरो होगा, बट काउंटेबल फंक्शन के मेजर हमेशा जीरो होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हर काउंटेबल सेट को हम एक सिंगल एलिमेंट में लिख सकते हैं, और एक सिंगल एलिमेंट का जब हम मेजर करते तो जीरो, और हर एक सिंगल पॉइंट का मेजर अगर जीरो है तो उनका कलेक्शन लेंगे तो उनका मेजर कितना होगा, जीरो। बट अनकाउंटेबल सेट को ये पॉसिबल नहीं होता, बट कैंटर सेट के अंदर ऐसे हम एक एक लेंथ का निकाल के उसका कलेक्शन बनाया जाता है। जब हम कैंटर सेट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पे उसका मेजर जीरो होता है बट वो अनकाउंटेबल है। तो रिजल्ट ये है कि अगर फंक्शन काउंटेबल, अगर कोई सेट काउंटेबल है तो उस काउंटेबल सेट का मेजर जीरो होता है, बट अनकाउंटेबल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसका
मेजर 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। तो बस यही दो रिजल्ट हमें याद रखना था। बाकी हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये रीमान इंटीग्रेबल होता है, बट यहां पे सिंपल हमने, क्योंकि मेजर सेट में मेजर के कॉन्सेप्ट है, इसके लिए यहां पे मेजर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। बाकी सिंपली हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। आपको अगर बुक में देखना है तो पोन्नू स्वामी की बुक में आप देख सकते हो, आपको ये दोनों रिजल्ट मिल जाएंगे। पोन्नू स्वामी का जो बुक है रियल एनालिसिस का, इसमें आपको ये दोनों रिजल्ट मिल जाएंगे कि ये जो थॉमे फंक्शन है उसका पूरा प्रूफ है डिटेल में कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है एट एवरी रैशनल, कंटिन्यूअस है एवरी इरेशनल पॉइंट पे, और डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी इरेशनल पॉइंट। डिसकंटिन्यूअस है एट एवरी रैशनल पॉइंट और कंटिन्यूअस होगा एट एवरी इरेशनल पॉइंट। तो रैशनल नंबर कैसा है, काउंटेबल है, तो इसका मेजर 0 होगा, यानी कि जो डिसकंटिन्यूअस का हम सेट बनाएंगे उनका मेजर 0 है, तो देयरफॉर फंक्शन कैसा हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल। अब चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। बाकी आपको पोन्नू स्वामी की बुक में दोनों ही रिजल्ट मिल जाएंगे और उसका प्रूफ भी है कि किस तरीके से हम प्रूव करते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। रीमान इंटीग्रेबल ट्रू हो गया, कह रहा है कंटिन्यूअस है एट अ रैशनल पॉइंट, ये रॉन्ग है क्योंकि वो कंटिन्यूअस है एट अ इरेशनल पॉइंट। देखो क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनाया, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। ये कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस एट अ इरेशनल पॉइंट, जबकि इरेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट ऐसा नहीं है क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस सिर्फ रैशनल पॉइंट पे, तो ये भी रॉन्ग, यानी कि रीमान इंटीग्रल वाला राइट हो जाएगा। बाकी अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे कि थॉमे फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है और हर एक रैशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस और हर एक इरेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। अब नेक्स्ट देखो, ये भी काफी सिंपल है। कंसिडर द फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है कि ये कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होता है और बाउंडेड वेरिएशन भी होता है। हम कैसे चेक करते हैं, जैसे मान लो x रेज़ टू अल्फा और यहां पे सपोज 1/x बीटा है, तो अगर ये जो अल्फा की वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 2 ले लूं, तो अगर ये n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो ये जो फंक्शन है, अरे सॉरी 2 ग्रेटर देन 2 बोल रहा हूं, ग्रेटर देन अगर 1 भी है तो भी ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट अगर ये लेस देन इज इक्वल टू 1 है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट कंटिन्यूअस के लिए ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस यहां पे अगर x भी आ जाए और यहां पे कोई भी बाउंडेड फंक्शन आ जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अब ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास किस तरीके से दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है और यहां पे साइन 1/x। जब हम इसमें कंटिन्यूअस चेक करते हैं तो कंटिन्यूअस के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बाउंडेड फंक्शन, इसे सैंडविच थ्योरम से भी कर सकते हैं या फिर स्क्वीज थ्योरम बोलते हैं उसको, या फिर सिंपल यहां पे ये थ्योरम यूज कर सकते हैं कि अगर एक फंक्शन बाउंडेड है और सेकेंड फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है। ये मैंने काफी 60 डेज चैलेंज में भी काफी यूज किया है, बाकी ऐसे कुछ वीडियोस में भी रिजल्ट काफी यूज किए हैं कि अगर एक फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है, एक फंक्शन बाउंडेड है, तो इनका जो लिमिट होगा वो किसको अप्रोच करेगा, 0, यानी कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल के लिए जब हम प्रूव करते हैं तो 0 पे तो इसकी वैल्यू 0, और जो ये वाला हमारा टर्म होता है कि f ऑफ x प्लस h, तो x तो 0 है यानी कि f ऑफ h, तो यहाँ पे तो h आ जाएगा, बट वहां पे नीचे भी h रहता है। तो मान लो ये तो h स्क्वायर, ये तो एज इट इज, तो यहाँ पे जब h कैंसिल करेंगे तो एक h रह जाएगा। तो सिंपल वहां पे भी यही रिजल्ट यूज करेंगे कि ये जो साइन 1/x है या फिर साइन 1/h बाउंडेड है और h टेंडिंग टू 0, तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बाकी बाउंडेड वेरिएशन के लिए भी आपको सिंपल याद रखना है कि अगर ये जो अल्फा है, x के ऊपर अल्फा, वो अगर सपोज बीटा से ग्रेटर देन आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन। तो चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है।
कह रहा है कि f इज नॉट कंटिन्यूस, बट अभी हमने प्रूव किया कि ये जो फंक्शन है अप्रोच कर रहा है जीरो को, और फंक्शन को डिफाइन भी कैसे किया है कि x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है और बाकी इस पे, तो ये भी वैल्यू अप्रोच कर रही है जीरो को, यानी कि फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, तो यानी कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो f कंटिन्यूस है बट ये कह रहा है नॉट कंटिन्यूस, रॉन्ग। ये कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी रॉन्ग, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी। ये कह रहा है डिफरेंशिएबल बट नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन, ये भी रॉन्ग, क्योंकि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। तो देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि ए और बी अगर ये दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट है आर के। देखो ये रियल एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट है आर के, और ए बी हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, इनफिमम ऑफ ए माइनस बी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ग्रेटर देन जीरो इफ, जब दोनों ओपन होंगे, जब दोनों क्लोज होंगे, जब ए क्लोज होगा बी कॉम्पैक्ट होगा, या फिर ए और बी सिंगलटन हो। ए और बी एक सेट दिया है और कह रहा है कि ए और बी इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए बी को डिफाइन किया है इनफिमम ऑफ ए माइनस बी। मतलब जो भी हर एक पॉइंट देखेंगे, मतलब इसे बहुत सारे पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो वो पॉइंट जिन दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा, जैसे ये वाला डिस्टेंस सबसे मिनिमम है, तो यही इन दोनों सेट के बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ ए माइनस बी वेयर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी। यानी कि हर एक पॉइंट ले लूंगा और उन सारे कलेक्शन में से जिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा वही हमारा ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है ए बी वो अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ए और बी दोनों ओपन है, कि डी ए बी अगर ग्रेटर देन जीरो है। और दूसरी बात, ये दोनों ए एंड बी ये आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट है। तो दो ओपन सेट है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो ओपन सेट लेते हैं जो कि डिसजॉइंट है और उनका जो डिस्टेंस ए बी है ये ग्रेटर देन जीरो होगा जब वो सेट ओपन होगा। तो बट ऐसा नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लूं, जैसे कि एक सेट ले लेता हूं 0 1, एक सेट ले लेता हूं B1 2। अब अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करूं तो द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये नॉन जीरो होगा। क्यों नॉन जीरो होगा, क्योंकि जब हम इनफिमम डिस्टेंस लेंगे तो 1 और 1 के बीच का डिस्टेंस जो है वो इनफिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसके बीच का जीरो नहीं होगा, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो नॉन जीरो है। तो देयरफॉर ये हमारे पास कैसा आएगा, नॉन जीरो। बट ये कह रहा है कि डिस्टेंस ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। बट यहाँ पे हमने क्या लिया, दो ओपन सेट लिया है, जिसमें से एक क्या है, दोनों ओपन सेट है। अब दोनों ओपन सेट होने के बावजूद इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो नहीं है, जबकि ए और बी ओपन भी है और ए और बी डिसजॉइंट भी है। यानी कि अगर ए और बी डिसजॉइंट है एंड ए और बी ओपन डजंट इंप्लाई दैट कि द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड ये कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, मतलब दोनों सेट कैसे होंगे, अगर क्लोज है तब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो, सॉरी यहां पे रॉन्ग किया कि डिस्टेंस ए बी यहां पे सॉरी जीरो है, क्योंकि 1 1 इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो, बट मतलब ग्रेटर देन जीरो नहीं, नॉन जीरो नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, जीरो था। मतलब ये इंप्लाई नहीं करता है कि ए और बी अगर ओपन है और दोनों डिसजॉइंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल थे जिनके बीच का डिस्टेंस जीरो था, नॉन जीरो नहीं जीरो। तो यानी कि पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड ये कह रहा है कि दो सेट ले लूं, अगर दोनों क्लोज है
और आपस में डिस्जॉइंट है। इंटरेस्टिंग स्टोरी तो ये भी है कि दोनों क्लोज होने के बावजूद जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेट के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट में ले लूं नेचुरल नंबर और बी एक सेट ले लूं m प्लस 1/1 प्लस m सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये सेट भी क्लोज है, ये सेट भी क्लोज है। a और b देखो ये डिस्जॉइंट भी है। अगर मैं ये सेट अगर दोनों का सेट बनाऊं तो दोनों आपस में डिस्जॉइंट सेट होंगे, बट अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस काउंट करूं तो ये कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये देखो ये n है तो ये m है और m में 1 प्लस 1/m है, यानी कि हर पॉइंट पे ये दोनों डिस्जॉइंट होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या होगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/4। लेकिन जब हम एक लास्ट स्टेज में जाएंगे तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 0, यानी कि जो इन्फिमम डिस्टेंस होगी वो 0 है। बट a और b आपस में डिस्जॉइंट भी है, दोनों सेट क्लोज भी है, बट इट डजंट इम्प्लाई कि डिस्टेंस ऑफ a b इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस a b क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देयरफॉर हमारा जो ये ऑप्शन है कि दोनों क्लोज सेट होंगे तब ये इंप्लाई करेगा कि डिस्टेंस ए बी ग्रेटर देन 0, ये भी रॉन्ग हो गया। अब थर्ड देख, तो थर्ड नहीं पहले फोर्थ के लिए एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसमें कह रहा है कि उसमें से दोनों जो सेट होंगे, ऑप्शन क्या है हमारा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं, हाँ ए और बी इज ए सिंगलटन। कि इसमें ए और बी क्या होना चाहिए सिंगलटन। अगर ए और बी सिंगलटन है तब ये इंप्लाई करेगा कि ए बी का बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन 0। तो एक काम करते हैं, ए को ले लेता हूं 0 और बी को ले लेता हूं ओपन इंटरवल 0 1। क्लियरली ए और बी का जो इंटरसेक्शन है एम्प्टी, यानी कि ए और बी डिस्जॉइंट है, दोनों एक सिंगलटन सेट भी है। बट अगर सपोज हम डिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के बीच का वो 0 आ जाए। बट यहाँ पे भी एक सिंगलटन सेट होने के बावजूद भी उनके बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो देयरफॉर हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो गया। तो देयरफॉर तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये रिजल्ट भी है कि अगर सपोज ए और बी, ये आपको एक रिजल्ट के तौर पर याद रखना है। तो देखो काउंटर एग्जांपल से पहला भी एलिमिनेट हो गया, सेकंड भी एलिमिनेट हो गया, थर्ड तो डी। तो ये आपके पास एक रिजल्ट हो गया। तो ये रिजल्ट क्या लिख सकते हैं हम। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि लेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट एंड ए इज कॉम्पैक्ट और बी इज कॉम्पैक्ट एंड बी इज क्लोज और कॉम्पैक्ट, देन डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस फंक्शन होगा ए बी का वो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर सपोज इज इक्वल टू 0 या नॉन 0 जो भी आएगा। तो याद रखना है डिस्टेंस ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज नॉन 0। तो इस तरीके के ऑप्शन आपके आ सकते हैं। या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू होगा जब ए तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए बी क्लोज, या फिर ए क्लोज और बी कॉम्पैक्ट। तो एक तो उसमें कॉम्पैक्ट होना चाहिए और सेकेंड अगर क्लोज भी है तो भी चलेगा, दोनों कॉम्पैक्ट है तो भी, तब ये इंप्लाई करता है कि द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन 0। बट क्लोज इज नॉट इनफ, उसके लिए कॉन्सेप्ट, उसके लिए कंडीशन क्या है कि एक सेट उसमें से बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो सेकेंड सी ऑप्शन है वो राइट हो। अब देखो ये हो गए रियल के क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के देखते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप करता है रियल लाइन ऑनटू द यूनिट सर्कल। अब ये तो काफी इजी क्वेश्चन है कि ऐसे इनफाइनेटली मेनी मोबियस ट्रांसफॉर्म हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिनका रियल लाइन उनको एक यूनिट सर्कल पे भेजता है। क्योंकि देखो हमारे पास बहुत सारे लाइन होंगे, जब हम एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी लाइन क्या करता है, एक लाइन सर्कल पे कब मैप करता है जब उसका पोल अगर उसके बाउंड्री पॉइंट पे है, मतलब जो भी हमारा लाइन है अगर उसके बाउंड्री पॉइंट पे इंक्लूड करता है तब तो वो एक लाइन देता है। बट अगर वो इंक्लूड नहीं करेगा तो वो हमेशा एक सर्कल देता है।
तो यानी कि ऐसे बहुत सारे हम इनफाइनाइट ऐसे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं जिनका रियल लाइन का अगर हम जो पोल निकालेंगे एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में, तो उस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का जो पोल है अगर वो उस लाइन के अंदर इंक्लूड नहीं करता है तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, एक सर्कल पे। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो यूनिट सर्कल पे जाए, तो ऐसे इनफाइनेटली मेनी होंगे। तो देयरफॉर 0 1 2 रॉन्ग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है कि एक सेट दिया हुआ है कि Z बिलोंग्स टू C सच दैट कि मॉड ऑफ e रेज़ टू z इज इक्वल टू 2019। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये एक लाइन है x इज इक्वल टू log 2019, या फिर एक लाइन है y इज इक्वल टू 2019, या एक सर्कल है, या फिर एक काउंटेबल सेट है? देखो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक सेट दिया है e रेज़ टू z इज इक्वल टू 2019। अब देखो ये 2019 का क्वेश्चन था तो 2019 दिया। अगर ये क्वेश्चन 2020 का होता तो 2020 देंगे। अब e रेज़ टू z है, इसे मैं लिख सकता हूँ e रेज़ टू x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2019। इसे मैं लिख सकता हूँ e रेज़ टू आई वाई का आंसर तो 1, सिर्फ बचेगा क्या, ये e रेज़ टू x, तो 2019। तो देयरफॉर दोनों साइड लॉग अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 2019, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन काफी सिंपल आते हैं, सिर्फ आपको ये सॉल्व करना है। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट होगा, बट कॉम्प्लेक्स और रियल के जो क्वेश्चन रहते हैं वो काफी सिंपल से रहते हैं आपके रिजल्ट बेस पे। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी बी सी ए ऑप्शन राइट है, बाकी ए बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेड एक डिफाइन किया है एक्स प्लस आई वाई, और एक एफ ऑफ जेड को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy। तो क्या एफ एवरीवेयर एनालिटिक होगा, एफ नोवेयर एनालिटिक होगा, एफ एनालिटिक होगा एट जेड इज इक्वल टू 0, या फिर एफ इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस एंड नोवेयर एल्स। तो चेक करते हैं। पहले तो देखो, हम सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो रीमान कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि CR कॉसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एफ ऑफ जेड को जो डिफाइन करने का तरीका है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया। सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यू हमारे पास क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट, और जो v इमेजिनरी पार्ट है वो 2xy। u को x के रिस्पेक्ट में, u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y। v को अगर सपोज x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2y, v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x। देखो ux किसके इक्वल होना चाहिए, vy के इक्वल, तो क्लियरली 2x किसके इक्वल है, vy के इक्वल। तो देयरफॉर अब uy किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस vx के इक्वल। तो देयरफॉर 2y किसके इक्वल होना चाहिए, सिंपल 2y इज इक्वल टू 2y माइनस 2y। तो यहां से 2 कैंसिल, तो देयरफॉर y माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज मतलब सिंपल क्या है, ये बोल रहा है कि जो 2y है वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस 2y, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये नो वेयर एल्स होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इसे हम ये साइड पे लेके आए तो यहां से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 0, यानी कि इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये जो फंक्शन है अगर हम ड्रॉ करें y इज इक्वल टू 0, अगर सपोज मैं y इज इक्वल टू 0 ड्रॉ कर रहा हूं तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा x एक्सिस। तो अब यहाँ पे कोई ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट हो रहा है जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो अगर मैं कितना छोटे से भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करूं उसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेबरहुड सच दैट f इज अ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑन दैट नेबरहुड। तो देयरफॉर f इज नोवेयर एनालिटिक, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक तब होता है जब वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और जिस पॉइंट पे वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसके अराउंड में अगर एक नेबरहुड पे ड्रॉ करूं तो f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट
दैट नेबरहुड, यानी कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑन दैट नेबरहुड। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी नेबरहुड नहीं ड्रॉ कर सकता जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो देयरफॉर एफ इज अ नोवेयर एनालिटिक, तो फंक्शन कहीं भी एनालिटिक नहीं है। तो देयरफॉर एवरीवेयर एनालिटिक वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक, रॉन्ग। ये कह रहा है नोवेयर एनालिटिक, तो ये राइट हो जाएगा। ये कह रहा है कि सिर्फ जीरो पे, तो जीरो पे भी ये एनालिटिक नहीं है। एफ इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट, तो ये भी रॉन्ग है। रियल एक्सिस सिर्फ कहां पे हो रहा है, ये एनालिटिक नहीं है, सिर्फ सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एनालिटिक कहां है, वो कहीं नहीं। तो नोवेयर एनालिटिक यानी कि हमारा सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। चाहे हम कॉची थ्योरम का यूज करके फाइंड कर सकते हैं या फिर कैलकुलस रेसिड्यू थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है कि v ऑफ t इज इक्वल टू e⁴ तो कुछ नहीं होता, ये जितने टाइम उसको बाइंडिंग कर रहा है उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जो हम कॉची थ्योरम यूज करते हैं, तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि f ऑफ z या फिर f ऑफ u इज इक्वल टू 1/2π f ऑफ z अपॉन z माइनस u du। तो सिंपल क्या करना है, सिर्फ f ऑफ z को मल्टीप्लाई कर देना उसके बाइंडिंग नंबर से। यानी कि सिंपल इंटीग्रेशन फाइंड करके जितने टाइम उसको वो बाइंड कर रहा है उतने उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इंटीग्रल फाइंड कर देते हैं। तो इंटीग्रल है हमारे पास 2πi और यहाँ पे e⁻z अपॉन z। तो सिंपल एक यूनिट सर्कल है, e⁻i थीटा के फॉर्म में दिया है। तो e⁻i थीटा तो सिर्फ जीरो एक पोल आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है, देखो रेसिड्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं, रेसिड्यू थ्योरम से भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2πi तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 1 अपॉन कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे अगर ये n+1 है तो हम n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब 2+1। तो यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल इनटू हम रेसिड्यू निकालेंगे एट z इज इक्वल टू 0 d/dz अपॉन e⁻z, क्योंकि ये z³ तो z³ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ e⁻z। बट e⁻z को कितने भी टाइम डेरिवेटिव कर e⁻z ही आने वाला है, यानी इसका आंसर 2 टाइम करना है। बट यहाँ पे e⁻z ही आएगा। जब 0 पुट करेंगे तो e⁻0, या फिर हम डायरेक्ट कॉसिक इंटीग्रल फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो e⁻0 यानी आंसर हो गया 1/2। अब बाइंडिंग नंबर कितना है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी कि जो इंटीग्रल का आंसर कितना आने वाला है 2। 1/2 तो ये सिंपल यूनिट स्क्वायर पे आएगा। बट जब हम बाइंडिंग नंबर का यूज करेंगे तो बाइंडिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कितने टाइम उसको बाइंड कर रहा है 4 टाइम। तो देयरफॉर इसका आंसर हाफ नहीं बल्कि कितना आ जाएगा 2। तो देयरफॉर अब हम ऑप्शन चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। देखो वैसे भी हाफ ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, हाफ ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो देयरफॉर इसका जो ऑप्शन है ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग, ये ऑप्शन आ जाएगा सी। अब लास्ट क्वेश्चन कि f ऑफ z इज इक्वल टू cosec 1/z-1 फॉर z is not is equal to 1. Then at the point z is equal to 1, f has a no singularity, f has a removable singularity, a pole या फिर non isolated singularity. अब ध्यान से देखो, हमारे पास f ऑफ z जो दिया है वो दिया है cosec 1/z-1। अब अगर ये 1/cosec को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल मैं लिख सकता हूं इसे 1/sin 1/z-1। अगर हमारे पास यहां पे z इज इक्वल टू 1 पे अगर ये डिनोमिनेटर में एसेंशियल सिंगुलरिटी आ रही है तो ये हमेशा कैसा होता है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। बट ये अगर न्यूमरेटर में होता तो हम क्या कहते हैं कि z इज इक्वल टू 1 पे ये कैसा हो जाता, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो देयरफॉर एट z इज इक्वल टू 1 जो f है वो क्या आ रहा है हमारे पास, नॉन आइसोलेटेड
सिंगुलरिटी। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, बाकी नो सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि एफ हैज अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा लेक्चर था, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेट 2019 के। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल सेकेंड पार्ट में, क्योंकि मैंने पहले आपको लेक्चर में बताया था कि मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो देखा जाए तो ये हमारा सेक्शन 2 या पार्ट 2 चल रहा है। सेक्शन 1 के अंदर 10 क्वेश्चन, ऐसे सेक्शन 2 के अंदर भी टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन में आज हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स और रियल एनालिसिस। फिर आने वाले 2 लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में अप्लाइड के और कुछ क्वेश्चंस एलपीपी के सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद फिर रियल अलजेब्रा, मॉडर्न, अप्लाइड, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए बेनिफिट होगा जो भी सेट या नेट, जेट, IIT हम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।